कैश फ्लो एक बार पूरा देख लेते हैं, अभी तक क्या किया है हमने, फिर हम आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारे तीन एक्टिविटी हैं, एक है ऑपरेटिंग, एक है इन्वेस्टिंग, एक है फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको बैलेंस शीट में से एक तो फिक्स एसेट्स का हेल्प लेना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट का। इससे रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट होगा और अगर बेचने पे प्रॉफिट लॉस होता है तो वो सारा का सारा पार्ट किसका माना जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो हमारा शेयर होल्डर फंड या नॉन करंट लाइबिलिटी से कंसिडर किया जाएगा। अब शेयर होल्डर फंड का मतलब है यहाँ शेयर कैपिटल, और हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के कुछ हिस्सा इसका भी होता है, कुछ ऑपरेटिंग का भी होता है। अब इसके अंदर इससे होने वाले जितने भी खर्चे हैं वो भी इसी का पार्ट माना जाएगा। और पी एंड एल पूरा का पूरा हमारा जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है, और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी भी किसका पार्ट माना जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हमारा माना जाएगा। हम अपने नेट प्रॉफिट में कुछ चीजों को ऐड, कुछ चीजों को लेस करके फिर हम आगे कंसिडर करते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा सर इसके बाद हमने देखा कि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है। निकालने का क्या तरीका है, नेट प्रॉफिट लेंगे और नेट प्रॉफिट के अंदर हम पहले कुछ चीजों को ऐड कर देंगे, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, जिस तरीके से आपका है डिविडेंड आपका जो पेड होगा, अगर डिविडेंड पेड नहीं दे रखा है तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड को हम ऐड कर देंगे, लेकिन आप प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे तो वो करंट ईयर का आपका ऐड हो जाएगा, इंटरिम डिविडेंड होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, अगर ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस है तो वो भी ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो उसे माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स रिफंड होगा तो उसको माइनस कर देंगे। ये चार पांच चीजों को करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल दो सीधा, या बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम से जाना जाता है। इसके लिए मैं सिंपल सा एक फॉर्मेट, अगर मैं ये वाला, यानी आप ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये प्रॉफिट, वैसे हम पहले मैं डायरेक्ट बताता था, पुरानी वीडियो अगर देखोगे तो डायरेक्ट होगा उसमें। अब मैं जो करा रहा हूं वो एक फॉर्मेट में इसको एज ए वर्किंग नोट अलग से हमें शो करना होगा। सर वर्किंग नोट कैसे बनेगा, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि वर्किंग नोट कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए वर्किंग नोट बनाने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें पहले नेट प्रॉफिट ले लेना है। सर नेट प्रॉफिट कौन सा लोगे, नेट प्रॉफिट जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है वो वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर वाला। अगर हमें बिफोर दे दिया तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जो बैलेंस शीट में गिवन होता है आफ्टर वाला, या फिर आपका आफ्टर वाला होगा, या जो बैलेंस शीट में गिवन है। इसमें हम कुछ चीजों को ऐड कर रहे थे, क्या क्या ऐड कर रहे थे हम यहां पे हमने ऐड किया था, एक तो इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, इसके बाद लॉस, या फिर पहले ले लेते हैं डिविडेंड पेड, या तो आपका प्रीवियस ईयर का होगा इंटरिम डिविडेंड, ये हमेशा करंट ईयर का होगा, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स हमेशा मेड वाला होगा, या फिर आपका करंट ईयर का लिया जाएगा। इसके बाद और क्या ऐड करा हमने इसके अंदर, कुछ चीजों को हम लेस भी कर रहे थे, या फिर मैं एक लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता क्या है भाई, ऐसे लॉसेस, ऐसे इनकम जो कि हमारे बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता और एकदम से हो जाता है बिजनेस में, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। तो इनको पहले हम ऐड बैक कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ चीजों को लेस कर देते हैं, जैसे कि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम टैक्स रिफंड, जैसे कि हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, सॉरी, प्रॉफिट जो भी होगा हमारा ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीजें हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे।
लेस करने के लिए ज्यादा चीजें है नहीं हमारे पास, तो ये जो हमारा प्रॉफिट जनरेट होके आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर बन जाएगा, इससे ये बिफोर टैक्स बना दिया गया इसको, ठीक है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में बाकी चीजें क्या है, अगर कोई लॉस डेप्रीशिएशन होगा यहां आ जाएगा, लॉस होगा यहां पे आ जाएगा फिक्स एसेट से, इंटरेस्ट पेड यहां पे आ जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये सारा यहां पे आ जाएगा, रेंट अगर रिसीव कर रहे हो तो यहां माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव है तो माइनस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स तो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब सर डेप्रीशिएशन क्यों ऐड कर रहे हो, क्वेश्चन ये होता है डेप्रीशिएशन क्यों ऐड कर रहे हो। तो डेप्रीशिएशन ऐड हम इसलिए करते हैं कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जब हम डेप्रीशिएशन को डेबिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख रहे हैं, तो इस डेप्रीशिएशन में कोई कैश फ्लो होता ही नहीं है, दैट्स वाई हम इसमें क्या करते हैं, वापस ऐड करके एक्चुअल कैश फ्लो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन को ऐड कर देते हैं। सर ऐसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को क्यों कर रहे हो, इसी तरीके से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देते हैं, जबकि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स में हमारा पैसा जाता ही नहीं है। अगर मैंने 10,000 के सामान को मैंने 8,000 में बेच दिया, 2,000 का लॉस हो गया, तो क्या वो 2,000 के लॉस को हम किसी को पेमेंट करते हैं क्या, नहीं करते, तो नॉन कैश आइटम है, दैट्स वाई ऐड हो जाता है। सर गुडविल रिटर्न ऑफ ये भी हमारा नॉन कैश आइटम होता है, हमने बहुत अच्छा काम किया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल 1 लाख रुपए हो गया, और हमने थोड़ा बेकार काम कर दिया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल 1 लाख की जगह पे कम हो गया, मान लेते हैं 80,000 हो गया, तो जो 20,000 रुपए हमारा गुडविल कम हुआ है ये हम P&L में दिखा देते हैं, लेकिन इसको हम पेमेंट किसी को नहीं करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का जिस साल पेमेंट होता है उस साल तो आउटफ्लो होता है, बाकी आने वाले अपकमिंग ईयर में सिर्फ हम P&L में दिखाते हैं, पेमेंट उस साल में नहीं होता है, दैट्स वाई हम इसको रिटर्न ऑफ करते हैं। रेंट रिसीव, भाई रेंट रिसीव जो है वो हमारा इनकम है, और वो इनकम रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से है, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए, तो यहां से हमने माइनस कर दिया और वहां जाके क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव, फिर अगेन ये कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट किया होगा, वहां से हो रहा होगा, तो यहां से माइनस करेंगे और इन्वेस्टिंग में जाके प्लस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो जो प्रॉफिट होता है तो इसका पैसा भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, इसलिए वहां करेंगे। एक पॉइंट यहां लिखना भूल गया, इंटरेस्ट, अगर कोई भी इंटरेस्ट पेड करोगे तो उसको वापस ऐड कर दोगे, क्योंकि ये खर्चा तो है, पैसा तो जा रहा है, लेकिन लिखा है मैंने, अच्छा खर्चा तो है, प्रॉफिट तो है, लेकिन रिलेटेड किससे, हमारा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, दैट्स वाई ऐड कर दिया हमने। यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऐड कर देते हैं, चलो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आप पेमेंट करते हो तो वो भी किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो हम इसे वापस ऐड कर देंगे। यानी सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई ऐसा खर्चा है जो कि रिलेट करता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो इस प्रॉफिट के हमें अंदर ऐड करना है, और कोई ऐसा इनकम है जो कि रिलेट करता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो यहां से क्या कर देना है, हमें लेस कर देना। और तीसरा, अगर कोई नॉन कैश आइटम है, जैसे कि ये वाले नॉन कैश आइटम है, तो नॉन कैश आइटम को भी वापस से हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट मिलता है जिसमें से अभी मैंने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का माइनस प्लस नहीं किया है, इसका मतलब इसको बोल देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, करंट एसेट्स या फिर करंट लायबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब यहां पे सिंपल सा फंडा याद रखते हैं कि हम किस तरीके से वर्किंग कैपिटल को हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर हमारे बिजनेस के लिए जो गुड होगा उसको माइनस कर देंगे, और बिजनेस के लिए जो बैड होगा उसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। जैसे मैंने कहा डिक्रीज हमारे करंट एसेट्स में डिक्रीज होता है, करंट एसेट्स घटता है तो बैड है, तो मैंने ऐड कर दिया। ऐसे मैंने बोला मेरा करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो बिजनेस के लिए ये क्या है, ये भी खराब है, बैड है, तो ऐड कर दिया। मैंने बोला मेरा करंट लायबिलिटी घट रहा है, तो बिजनेस के लिए अच्छी बात है लायबिलिटी, तो उसको माइनस कर दिया। एसेट्स मेरा बढ़ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है, तो उसको भी मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद जो हमारा हेडिंग जनरेट होता है दैट इज अ कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी हमने एक्टिविटी किया है इस ऑपरेशनल वर्क से, ऑपरेशन का मतलब है बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं, उसे ऑपरेशनल वर्क बोला जाता है। तो जो ऑपरेशन से जनरेट होगा ये, लास्ट में इनकम टैक्स अगर हमारा पेड है तो हम पेड करेंगे और इसको माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन इसके अंदर सब पे एडजस्टमेंट होगा। देखो आपके एडजस्टमेंट की मैं बात करूं तो मैं स्टार लगा देता हूं। एक तो इस पे एडजस्टमेंट होगा, इस पे एडजस्टमेंट होगा, इस पे एडजस्टमेंट होगा, और रेंट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इस पे एडजस्टमेंट होगा, और भी मैनी मोर एडजस्टमेंट है जो कि अभी दिख रहा है, इसमें तो एडजस्टमेंट पक्का ही होगा। एक आपका इस पे एडजस्टमेंट होगा, ठीक है ना, इधर देखा जाए तो इसके ऊपर तो मैंने लगा ही दिया टैक्स पे, तो ये एडजस्टमेंट के पार्ट माने जाएंगे।
जिसको हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। ज्यादा नहीं, 10 एडजस्टमेंट ही हमारे सिलेबस के अंदर, जितना सिलेबस में है उतने एडजस्टमेंट को कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हम इसको बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे। पहले हम यहां तक के पार्ट को सीखेंगे एक क्वेश्चन से, फिर जब ये वाला पार्ट हमें समझ में आ जाएगा फिर हम नीचे वाले पार्ट तक पहुंचेंगे। इस तरीके से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी आपके जो अभी दिखाया था मैंने फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले पहले का काम करना है। यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के हिस्से को नहीं लेना है, बाकी सब कुछ आपको करके चलना है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। कौन से वाला प्रॉफिट लेंगे, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, या बिफोर टैक्स लिख देना, समझ जाएंगे वो, सिर्फ बिफोर टैक्स लिख देना। तो अब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे रखा है, तो जो वर्किंग नोट मैंने बताया अब हमें करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया। दैट इज आपका 447। इसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी है, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितने रुपए का है, 84,000 का। इसको मैं डायरेक्ट बाहर भी लिख सकता हूं क्योंकि एक ही एक्टिविटी निकालना है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, लोन लिया और लोन पे ब्याज दे रहा हूं, तो भाई ये भी क्या होगा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से। और कितने रुपए ऐड हो गए यहां पे, 16,800। गुडविल एमोटाइज कह लो या गुडविल रिटर्न ऑफ कह लो, बात एक ही है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है तो ये भी ऐड हो जाएगा। लेकिन इनकेस गुडविल इंक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होगा, वो किसका पार्ट माना जाएगा पता है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। 18,600। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी ऐड हो जाएगा। सेल ऑफ फर्नीचर क्यों भाई, क्योंकि यहां नॉन कैश आइटम है। कितने रुपए का है, 18,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो मैंने बताया सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हम पेमेंट करते हैं, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जब हम प्रेफरेंस शेयर को खरीदेंगे, रिडम्पशन का मतलब होता है वापस खरीदना, तो उस टाइम के वापस खरीदते टाइम पे जब प्रीमियम हो, या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम पे प्रीमियम हो, तो ये प्रीमियम हम दे रहे होंगे, ले नहीं रहे होंगे। प्रीमियम दो हो सकता है, या तो हम ले सकते हैं या फिर हम दे सकते हैं। लेते कब है, जब हम शेयर को इशू करेंगे, जब डिबेंचर को इशू करेंगे, जब प्रेफरेंस शेयर को इशू करेंगे, तो हमारे पास प्रीमियम का पैसा आ रहा होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन जब हम प्रेफरेंस शेयर के पैसे वालों को वापस करेंगे, डिबेंचर होल्डर को वापस करेंगे और बोलेंगे हम आपको प्रीमियम देंगे, तो हमारे पास से प्रीमियम क्या होगा, जा रहा होगा। तो ये वाला प्रीमियम वो है जो हम क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। तो भैया ये किससे रिलेटेड है, ये वाला प्रीमियम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो वापस ऐड कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए हो गए, 6,000। अब गेन, प्रॉफिट हो गेन हो तो क्या करेंगे, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, जो भी कह रखा है, इन्वेस्टमेंट कह रखा है, इन्वेस्टमेंट लिखो। कितने रुपए है, 12,000 रुपए। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी माइनस करो भाई, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। 27,600। ये करने के बाद हमारा आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि हमने इस वाले स्टेप में सीखा है। तो देखते हैं क्या आता है हमारा, देखते हैं क्या आता है। -27,600 ये आ रहा है 550800। आंसर आपके पास होगा बुक में, चेक करिए इसको। 544 अच्छा 16,800 16,800 लिया, 18,600। कह रहे 544,
कुछ और तो नहीं रह गया। अमाउंट देखो मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है यहाँ? हाँ, क्यों माइनस होगा? ये क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम किस पे था? वहां जाके लेस हो जाता है, नहीं यहाँ ऐड ही हो जाएगा। आप अभी यही आंसर फॉलो करिए। इसमें क्या करा हुआ है? इसमें करा हुआ है कि इसको कंसीडर ही नहीं किया। वो बाद में बात करेंगे क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, क्या मान के नहीं किया, क्योंकि ये शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ले लिया हो इसलिए कंसीडर नहीं किया है। आप यही मान के चलिए, यानी एसपी जो है उसको इन्होंने लिया ही नहीं है बस, ठीक है ना। तो एसपी नहीं लिया है तो आप अभी यही आंसर मान के चलो, आगे चल के एसपी लेना पड़ेगा आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ एक ही क्वेश्चन है। बताइए, क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। इसके अंदर क्या बोला है इसने कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जब ये वाला क्वेश्चन करोगे ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो आपको कुछ बातों का याद रखना है। ये रहा और ये रहा। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आएगा आपके पास तो एक सबसे पहले ना फॉर्मेट आपको पहले से फिल कर लेना चाहिए। क्या है, हम स्टार्टिंग से करीब करीब 10 लाइन चाहिए होता है। हमें स्टार्टिंग में 10 लाइन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? हमारा पहला हेडिंग जनरेट होता है 10 लाइन मान लेते हैं, उसके लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद इसके नीचे हमें 5 से 6 लाइन, 5 लाइन चाहिए फिर हमें, ठीक है। पहले ही जो मैं लाइन है, जो इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए इतने में ही जाएगा, 5 लाइन चाहिए। तो मैं लिख दूंगा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे कोई लाइन नीचे, और यहां पे क्या लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये यानी जब भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप करोगे तो सबसे पहले आपको ये 3 हेडिंग तो लिख लेना है ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम स्टार्टिंग से जो जहां जाएगा वहां फिल कर देंगे। एक तरीका इसका सीख लोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो आप फिर क्वेश्चन में उलझे रह जाओगे, पहले ये करना है फिर ये करना है। और मैंने लाइन आपको बता दिया, इसके लिए यहां के लिए आपको कितने लाइन छोड़ने हैं, 10 से 12 लाइन मान लो, 10 to 12 लाइन। इसके लिए कितने, 5 से 6 लाइन, और बाकी नीचे तो लास्ट ही एक ही लाइन होता है जो कि इनकम टैक्स पेड करते हैं, खत्म हो जाता है। तो ये आपके 3 हेडिंग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने से पहले ये लाइन करना है आपको। आपको यहां पे देता है सरप्लस इन बैलेंस शीट। तो मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमारा कौन से वाला होता है, आफ्टर टैक्स होता है। तो पहले हमें क्या बनाना है, बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स बनाने के लिए हमने लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज गिवन। अब यहां पे नेट प्रॉफिट डिफरेंस लेना है, तो 24 से 25 में 20,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल का काम नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है, बाद में आएगा इन्वेंट्री का काम, बाद में आउटस्टैंडिंग रेंट, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इत्तफाकन ऐसा कोई भी यहाँ पे वर्ड नहीं है
कि जिसके लिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लस या फिर माइनस करना पड़ेगा। तो यही हमारा बिफोर टैक्स होगा और यही हमारा आफ्टर टैक्स होगा। तो मैं इसको यहीं पे ले लेता हूं सीधा 20,000। ये बात समझ में आया मैंने 20,000 डायरेक्ट क्यों लिया? अगर डिविडेंड होता, जनरल रिजर्व होता तो फिर मैं एडजस्ट करके तब लेता। अब हर चीज का डिफरेंस लेंगे। अब ट्रेड रिसीवेबल आ गया। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है या घट रहा है? अब ट्रेड रिसीवेबल होता है एसेट से। अब एसेट्स घट रहा है तो बिजनेस के लिए बैड है, तो हम ऐड कर देंगे यहां वाले सेक्शन में। ठीक है, ऊपर नहीं ऐड करेंगे, हम कहां ऐड करेंगे, यहां वाले, क्योंकि वर्किंग कैपिटल चेंजेस और जनरेशन के बीच में। तो हम प्लस कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल कितना है भाई, 6,000 है तो 6,000 लिख देंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है ना, डिफरेंस। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। देखो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का बीच का जो डिफरेंस होता है वो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन होता है। समझो, अगर मैंने कहा कि मैंने पिछली बार का डेप्रीशिएशन 5,000 है तो इस बार का डेप्रीशिएशन 6,000 है, तो मायने 1,000 रुपए आपने करंट ईयर में लगाया होगा तभी तो बढ़ाइए। तो याद रखना ये डिफरेंस हमारा होता है। तो 30 से 40 हुआ तो 10,000 करंट ईयर का डेप है। क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट होगा तो बड़ी डिटेल में करेंगे, तो ऐड कर देंगे यहाँ पे दैट इज डेप्रीशिएशन और वो पार्ट आ जाएगा हमारा 10,000। इसके बाद इन्वेंट्री, ये भी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी का है। देखो क्या हो रहा है, ये एसेट्स बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए, माइनस इन्वेंट्री। कितने रुपए से, 20,000 बढ़ गया तो 20,000 माइनस। इसके बाद आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट इज ऑल्सो करंट लाइबिलिटी। तो ये भी 21,000 से कितने हो गए, लाइबिलिटी घट गया, तो क्या करना चाहिए, माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने रुपए, 9,000। इसके बाद आ जाते हैं हम गुडविल। गुडविल 38 से 30 हो गए, घट गया, तो ये कहां पे जाता है हमारा, वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में जाएगा या नेट प्रॉफिट वाले सेक्शन में, नेट प्रॉफिट में। तो सीधा हम गुडविल लिख देंगे। कितने आ गए, 8,000। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 2 से 1 हो गया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है हमारा, एसेट्स है, और एसेट्स क्या हो गया, घट गया, तो क्या करना होगा, ऐड। कितने, 1,000। इसके बाद ट्रेड पेबल 19 से 13 हो गया। क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी हमारा घट गया। तो भाई लाइबिलिटी मेरा घट गया तो हमारे लिए तो बिजनेस के लिए क्या है, फायदा है, तो माइनस कितने का, 19 से 13, 6,000। ठीक है, अब बस सिंपल सिंपल टोटल करना है और हमें आंसर निकालना है। इसका टोटल करेंगे, 10 और 8 18 यहां लिखेंगे, और 20 और इसको 38 लिखेंगे। ये जो लिखा गया है ध्यान देना, इसके सामने लिखा गया है। आपको कैसे कैसे लिखना है वो भी पता होना चाहिए। कुछ बच्चे करेंगे टोटल ही तो करना है, थोड़ा नीचे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने बताया कि ये 38,000 जो है ये नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल है, तो इसके सामने का मतलब इसलिए मैं लिख रहा हूं। ऐसे इसका टोटल मैं यहां करूंगा, जो कि क्या टोटल आता है इसका टोटल देखा जाए तो 6,000 प्लस माइनस का 20,000 माइनस का 9,000 प्लस का 1,000 और फिर से माइनस का 6,000, तो 28,000 माइनस का है। ठीक है, 28,000। अब हम लिख रहे हैं कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसके सामने आना चाहिए भाई ये। तो अब इन दोनों को टोटल करेंगे, दैट इज 10,000। ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं आया, जनरेशन आया ये। तो अब इसमें लास्ट में क्या करना है, टैक्स आप क्या करोगे, पेड, और है तो कुछ नहीं, तो ऐसे लिख के लास्ट में आप लिखोगे आप कैश, क्योंकि पॉजिटिव आंसर है तो फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जो आ जाएगा हमारा 10,000। लो जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन गया। तो जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, पहले आप हेडिंग लिख लोगे तो उससे फायदा क्या मिलेगा, फिर आपको देखना है और पुट करना है, आपको पता है किस प्लेस पे पुट करना है। अगर आप हेडिंग नहीं लिखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, यहां लिखना है यार, यहां लिखना है। लाइन मैंने बता दिया, इससे ज्यादा लाइन होगा ही नहीं। एक आध लाइन आप फालतू लेके चलना, कम मत लेके चलना आप हमेशा।
ठीक है ना। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए सबसे पहले ब्लैंक फॉर्मेट बनाएंगे, और ब्लैंक फॉर्मेट में हमारा रूल क्या रहेगा, क्या क्वेश्चन है बाद में देख लेंगे भाई। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला है तो पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ब्लैंक फॉर्मेट, ब्लैंक फॉर्मेट का मतलब है बीच में जो मैंने 2-3 नाम लिखे थे वो भी लिख लेने हैं, उसी को हम ब्लैंक फॉर्मेट कह के चलते हैं। सबसे टॉप पे लिख दोगे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, डिटेल अमाउंट और इधर पर्टिकुलर, और सबसे टॉप पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। कौन से वाला नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स, ठीक है। उसके बाद 10 लाइन छोड़ा और फिर मैंने एक हेडिंग डाला, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल्स। कई बार इसे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल देते हैं, बुक वगैरह में देखोगे ना तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद 5-6 लाइन छोड़ना है, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, ये लिख लिया हमने। अब लास्ट में ये 3 चीजें पहले लिख लिया, क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं लेकिन मैंने पहले ही लिख लिया, समझ में आया क्यों लिखा हमने। अब हमें आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले नेट प्रॉफिट को चेक करेंगे, कौन सा दे रखा है भाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड। दो चीजें नेट प्रॉफिट में माइनस है, तो जो नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें यहां पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला गिवन है भाई, और हमें चाहिए बिफोर वाला, तो देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, यस इसके अंदर काम करता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दे रखा है और इसमें 2 साल का डेटा नहीं है, 1 ही साल का डेटा है, मतलब एक ही कॉलम है, तो अब डिफरेंस वाले से काम नहीं चलेगा, तो हम ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट 2,15,000 है, इसमें हम प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, टैक्स पी प्रोविजन फॉर टैक्स कितने हो गए हमारे, 45,000। इसके बाद आ जाओ डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, पेड भी कह रहा है तो डिविडेंड भी ऐड हो जाएगा, कितने रुपए। और हालांकि ऊपर क्वेश्चन में कह दिया है इसने भैया हम 2 ही चीज कर रहे हैं, बाकी नीचे मिलेगा भी नहीं आपको कोई चीज और, ठीक है ना। बाकी डेप्रीशिएशन तो देखो इसमें होता नहीं है, सेल ऑफ मशीनरी भी नहीं, पेटेंट एमोटाइज मतलब गुडविल पेटेंट का रिटर्न ऑफ है, प्रॉफिट भी नहीं होता, इनकम टैक्स रिफंड भी कह रहा है ये, तो रिफंड क्या कर देंगे हम, माइनस टैक्स रिफंड, कितने रुपए, 30,000। तो अब हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2,15,000, 45,000, 50,000 माइनस 30,000, 280। और जो 280 आया इसको हम यहां कंसीडर करेंगे 280। समझ में आई बात आपको, ठीक है। अब ये वाला काम तो हो चुका है, मैं कट करता जाता हूं, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। डेप्रीशिएशन यहां ऐड कर देंगे, सिंपल डेप्रीशिएशन, कितने रुपए है डेप्रीशिएशन, 25,000 इस कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद ये भी हो गया, लॉस भी ऐड हो जाएगा हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने रुपए, 10,000, ये भी ऐड हो गया। पेटेंट एमोटाइज ये भी ऐड हो जाएगा, कितने रुपए, 30,000। पेटेंट गुडविल या कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ होगा, एमोटाइज का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ, तो हम ऐड ही करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद प्रॉफिट गेन हो गया तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, कितने रुपए, हाँ तो माइनस करेंगे ना, यहाँ पे इन्वेस्टिंग में वापस ऐड करेंगे ले जाके, यहाँ पे हटा रहे हैं। इनकम टैक्स रिफंड ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं, और तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे इत्तफाकन देखो कोई भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमें देखने को नहीं मिला, बाकी हमने फॉर्मेट बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है।
आइए इसको अब फिर फटाफट से टोटल करके लिखते हैं। 25,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 और माइनस 70,000, तो ये माइनस में 5,000 आ गया। माइनस में क्या आ गया हमारा? 5,000 आ गया। तो हम 280 में माइनस 5,000 कर दें तो 2,75,000। और यहाँ पे कुछ है हमारा 275। इनकम टैक्स रिफंड कितना था? 30। और करंट ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था? 15। तो इनकम टैक्स रिफंड 45 था ना? 45। अब देखो एक एडजस्टमेंट, मैंने कहा इनकम टैक्स पे होगा, हमने इनकम टैक्स कितना पेमेंट किया वो निकालना होगा, ठीक है ना? तो अब देखो हमारा इनकम टैक्स देना कितना सरकार को था? 45,000। रिफंड का मतलब है इतना सरकार से हमें टैक्स लेना था, टीडीएस होता है, जिसमें से मुझे 30,000 रुपए तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है जो मुझे लेना है। इसका मतलब है मैं इस पे एडजस्टमेंट करवाऊंगा, इसका मतलब है ये टैक्स मुझे देना है, और इसका मतलब है ये टैक्स हम दे चुके हैं। तो हमें देना कितना था? 15, और दे कितना चुके हैं? ऑलरेडी 30 दे चुके हैं। तो बचा कितना? 15 और पेड करेंगे, 15,000 और। तो अब पेड करना है तो टैक्स पेड कर दो भाई। अब कितने पेड कर दो? तो आ गया हमारा, क्या आ गया? कैश। ये एडजस्टमेंट होगा। अगर टैक्स वाली ये बात समझ में नहीं आई तो अगली क्लास में मैं टैक्स के ऊपर पूरा एडजस्टमेंट कराऊंगा, कब माइनस कब प्लस, कहां प्लस, तो वो पता चल जाएगा। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ में आ गई कैसे करना है? तो अब आपके बुक में पता है कितने क्वेश्चन है जो कि आपको ट्राई करने होंगे? 12 हो गया, मैंने कर दिया। एक बार 13 ट्राई कर लोगे, वहां पे आपको एसेट्स में मिल जाएगा। थर्टीन के बाद एक 17 ट्राई करोगे? नहीं, घर पे 13 का फर्स्ट लाइन। 17 में गिवन है आपका कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट, आपको 10,000 दे रखा है ईयर एंडेड का। 17 के बाद 18 भी कर लेना, 18 भी बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। कैश को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था इन दोनों पार्ट को नहीं लेते हैं एक्सेप्ट करके। 19 से एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गए हैं शायद, एक 19 भी कर ही लोगे आप, नहीं होगा तो पहले ये कराएंगे। 20 में एडजस्टमेंट आ गया, तो अगली क्लास में हमारा मेन एजेंडा रहेगा कि एडजस्टमेंट को करेंगे और एक ही साथ सारे जितने एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा वो सारे कर लेंगे, ठीक है ना? तो अब फटाफट से आप नोट कर लीजिए।